चलिए करें स्टार्ट। न्यूमोसाइट 1, न्यूमोसाइट 2। चलिए यहां तक नोट हो चुका है और इसके लिए समय दे दिया जाएगा। तुरंत प्रभाव से लिखना बंद कर दें, स्टॉप राइटिंग। एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, एक एक बात को सुनेंगे ध्यान से। देखिए हम पढ़े थे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको पढ़ना तय हुआ था। कैसे? सामने देखेंगे सभी। ब्रीदिंग, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, सेलुलर, रेस्पिरेशन। स्टॉप राइटिंग, किसी बच्चे के हाथ में कुछ भी पकड़ा हुआ ना हो, सामने देखेंगे। तो सबसे पहले ब्रीदिंग पार्ट स्टार्ट किया था। ब्रीदिंग में हमने कहा था हम तीन चीजें पढ़ेंगे। वो रास्ता जिससे होके हवा जा रही है, दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक। फिर पढ़ेंगे हवा कैसे अंदर बाहर जा रही है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। फिर हवा कितनी अंदर बाहर जा रही है, दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। तो हमने देखा था रेस्पिरेटरी ट्रैक का ओवरव्यू लिया था, नॉस्ट्रिल से लेके एल्वेलाई तक का। एक एक पार्ट को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं नोज, नेजल चैम्बर एंड फेरिंग्स। नोज की अगर बात करूं तो ये जो मेरे फेस पर ये उभार है, ये है नोज। नोज का डोर्सल सरफेस पूछा जाता है किससे बना है। आपको पता है चिन से लेके ये और ये सब क्या है, डोर्सल सरफेस है। तो ये जो दिख रहा है तुम्हें हिस्सा, ये डोर्सल सरफेस में ही आता है। तो नोज का डोर्सल सरफेस किसने बनाया है? ये दो नेजल बोन ने। और आपने एनिमल टिश्यू में पढ़ा है टिप ऑफ नोज कौन बनाता है? इलास्टिक हाइलिन कार्टिलेज ना। हाइलिन कार्टिलेज बोला तुमने, शर्म नहीं आई तुम्हें? हाथ लगा के देखो, हाथ लगा के देखो। अरे कुछ चीजों को हाथ लगा सकते हो, लगा के देखो। फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट जिनको चीजों को छू सकते हो उनको तो छू के देखो ना। इलास्टिसिटी नहीं लग रही तुम्हें? हाइलिन कितना मजबूत होता है, नेजल सेप्टम को पकड़ के हिला के देखो कितना स्ट्रांग है वो। अरे पिन्ना और टिप ऑफ नोज इलास्टिक कार्टिलेज से बने। तो हर चीज को रटो नहीं बेटे। कुछ चीजों को आप फील भी कर सकते हो, महसूस भी कर सकते हो। रटने से पहले थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, सर दुआ करेंगे तुम्हारे लिए। तो समझा नेजल बोन और टिप ऑफ नोज किससे बना है? इलास्टिक कार्टिलेज से बना है। अब देखिए मैंने तुम्हें कहा था फेस पर हमारे दो तरह के छेद हैं, खाना खाने के लिए माउथ है और सांस लेने के लिए नॉस्ट्रिल है। इसे हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल नेयर्स भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या फिर एक्सटर्नल नेयर भी कह सकते हैं। इससे हवा अंदर गई, गेटिंग नॉट दैट किसमें गई? नेजल चैम्बर में गई। देखिए दो नॉस्ट्रिल है हमारे अंदर, इस कंडीशन को बोलते हैं डायराइनस। क्या बोलते हैं? राइन। पिछली बार बताया था क्या मैंने? ये एक्सप्लेन कर दिया था क्या? अच्छा, राइनस शब्द बताया था। तो राइन मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू नोज। राइनाइटिस नेजल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन है ना। तो राइनोसोरस वो गेंडा जो है उसके भी नाक पे सिंग होता है। तो डायराइनस कंडीशन वाले जीव है हमारे अंदर, दो नॉस्ट्रिल है। अब ये दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल किस में खुले? दो नेजल चैम्बर में। अरे यस और नो? तो दो नॉस्ट्रिल खुले दो नेजल चैम्बर में। अगर मैं सामने से फोटो खींच लूं नेजल चैम्बर का तो ये फोटो ऐसा आएगा। गेटिंग और नॉट? दो नेजल चैम्बर है और दो नेजल चैम्बर को याद करो, एनिमल टिश्यू में पढ़ा था तुमने। कौन अलग करता है बीच से? नेजल सेप्टम। और नेजल सेप्टम कौन से कार्टिलेज से बना है? हाइलेन कार्टिलेज। नहीं, आंसर इज फोर्थ, हाइलिन कार्टिलेज प्लस वोमर। देखिए आजकल मोर करेक्ट का जमाना है। अगर आपको एक बार में उत्तर मिल जाए तो लार टपकाने नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हाइलिन नहीं करने।
उत्तर मिल जाए तब भी चारों ऑप्शन इक्वल शिद्दत के साथ पढ़ना, क्योंकि आजकल करेक्ट का नहीं मोर करेक्ट का जमाना है। आप स्केलेटन सिस्टम में पढ़ेंगे कि नेजल सेप्टम का थोड़ा सा हिस्सा वोमर बोन भी बनाती है, तो मोर करेक्ट क्या है, हाइलिन कार्टिलेज प्लस वोमर। अरे यस और नो। फिर नेजल चैम्बर का मीडियल वॉल बना रहा है नेजल सेप्टम, जबकि ये दोनों क्या है, लेटरल वॉल है। अरे यस और नो। अब ध्यान से देखना, ये जो लेटरल वॉल है नेजल चैम्बर की, लेटरल वॉल है उसका ये एंटीरियर पार्ट और ये पोस्टीरियर पार्ट। नेजल चैम्बर की लेटरल वॉल का पोस्टीरियर पार्ट तीन तीन हड्डियों द्वारा बनाया गया है, तीन तीन हड्डियों द्वारा। ये हड्डियां देख रहे हैं आप दीवार में काली काली, ये हड्डियों का नाम है कॉन्चे। क्या नाम है, कॉन्चे। और यहाँ से बोनी प्रोजेक्शंस लटक रही हैं, इन प्रोजेक्शंस को बोलते हैं टर्बिनल्स। क्या बोलते हैं। अब ईश्वर ने हड्डियां क्यों लटकाई, ये टर्मिनल्स प्रोजेक्शन क्यों लटकाए, ताकि जो कोई नेजल चैम्बर देखे ऐसे करके और उसे लगे वाओ ये क्या लटक रहा है। ऐसा कुछ भी डेकोरेशन के लिए नहीं लगाया, कुछ उद्देश्य जरूर होगा। ईश्वर एक्चुअल में नेजल चैम्बर के अंदर भूल भुलैया क्रिएट करना चाहते थे। क्या, भूल भुलैया, कि हवा आए और इस भूल भुलैया में फंस जाए। और भूल भुलैया में अगर हवा फंस गई तो ज्यादा देर तक नेजल चैम्बर में रुक पाएगी। लेकिन हम एयर को ज्यादा देर तक क्यों रुकना चाहते हैं नेजल चैम्बर में, तीन कारणों से। अगर एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल है तो इस भूल भुलैया में टकरा टकरा के डस्ट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। अगर हवा सूखी है तो यहाँ की गीली म्यूकोसा से टकरा के ह्यूमिडिफाई हो जाएगी। और अगर हवा का टेम्परेचर कम ज्यादा है तो यहाँ से टकरा के वो बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगी। इसलिए हम हवा को यहाँ रोकना चाहते हैं। इसलिए ईश्वर ने भूल भुलैया क्रिएट करने के लिए क्या दिया यहाँ पर, टर्मिनल्स। अरे यस और नो। तो ये हुआ नेजल चैम्बर, हमने सामने से देखा। अच्छा, अगर हम लेटरल व्यू देखेंगे तो एक नेजल चैम्बर दिखेगा सिर्फ, तो आपको ये नेजल चैम्बर दिख रहा है एक। ये नॉस्ट्रिल खुला नेजल चैम्बर में, माउथ खुला बक्कल कैविटी में, दोनों को अलग कौन करता है, पैलेट। पता है आपको। ये नेजल चैम्बर को मैंने तीन हिस्सों में बांटा है। हम ये तीन हिस्से क्या हैं, जैसा काम वैसा नाम, जैसा काम वैसा नाम। सबसे आगे वाला हिस्सा मैंने कहा है वेस्टिब्यूल। क्या, वेस्टिब्यूल। यहाँ क्या मिल रही है, इसको लाइन कौन कर रहा है, स्किन। सर ऐसा नहीं हो सकता, पिछली बार बताया था क्या मैंने, नहीं बताया सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। नेजल चैम्बर के शुरुआती हिस्से में जिसको आपने वेस्टिब्यूल कहा उसके में स्किन नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती, कॉपी, ये मॉड्यूल देना, ये कॉपी दे दो, कॉपी दे दो, ये वाली कॉपी दे दो, लचीली कॉपी। हाँ सुबह मैंने बोला कॉपी दे दो, कॉपी दे दो, उस नालायक ने जिल्द वाली गत्ते वाली कॉपी दे दी। मोड़ूंगा कैसे उसे, है कि नहीं भाई, लचीली होनी चाहिए कॉपी। देखिए इधर हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, दो छेद, ऊपर का छेद और नीचे का छेद। ईश्वर ने हमें जब डिलीवर किया तो हमें गिफ्ट पैक करके भेजा। बाहर सूखा गिफ्ट पेपर लगाया स्किन, अंदर गीला गिफ्ट पेपर लगाया म्यूकोसा। गेटिंग और नॉट, समझे। अब ईश्वर ने बाहर स्किन नाम का गिफ्ट पेपर लपेटा। अब देखो, तुमने कभी गिलास गिफ्ट पैक किया है, गिलास को, हाँ गिलास को जब हम गिफ्ट पैक करते हैं, पेपर लगाते हैं, जो पेपर बच जाता है हम काटते नहीं है, अंदर डाल देते हैं। अरे ऐसा ईश्वर ने भी गलती की, स्किन नाम का पेपर लगाया, थोड़ा सा इस छेद पर बच गया, थोड़ा सा इस छेद पर बच गया। आइडियो ने काटना चाहिए था, लेकिन ईश्वर ने क्या किया, इस छेद में भी और इस छेद में। हमने कहा ईश्वर ये क्या कर रहे हो, तुम स्किन नाम का पेपर अंदर डाल रहे हो, इसका मतलब क्या समझते हो, इसका मतलब ये होगा कि जो अंदर वाला हिस्सा है उसके शुरुआती हिस्से में स्किन मिलेगी। तो ईश्वर ने कहा इतना चलता है, चलता है, मिलनी क्या चाहिए, म्यूकोसा। तो तब से हमारी जितनी ओपनिंग्स है उसके शुरुआती हिस्से में क्या मिल रही है, स्किन मिल रही है। और जहां तक स्किन मिल रही है उस हिस्से को कहते हैं वेस्टिब्यूल। गेटिंग ऑन, वेस्टिब्यूल समझे क्या है, जिस अंदरूनी हिस्सा जहां तक स्किन मिल रही है उसको वेस्टिब्यूल का। अच्छा, जहां स्किन मिलेगी, स्किन के बाल बच्चे भी मिलेंगे, बाल, हेयर, और बच्चे सिबेशियस ग्लैंड, स्किन, हेयर और सिबेशियस ग्लैंड। अच्छा, ये वेस्टिब्यूल वाले हिस्से में हेयर क्यों है, ताकि बड़के से बाहर आए, सुंदर लगे, डस्ट पार्टिकल को एंट्रैप करने के लिए। अच्छा, नाक का काम क्या है, हाँ सांस लेना, मतलब एयर पैसेज को, हाँ एयर करंट को रास्ता देना। लेकिन ये वाला काम नाक का सिर्फ नीचे वाला हिस्सा करता है। तो नीचे वाला हिस्सा रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है, इसलिए हमने उसको क्या बोला, रेस्पिरेटरी रीजन। जैसा काम वैसा नाम। और एनिमल टिश्यू का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि बताओ रेस्पिरेटरी रीजन ऑफ नेजल चैम्बर में कौन सा एपिथेलियम मिलता है, सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जबकि नाक का एक और काम होता है सूंघना। क्या, सूंघना। नाक के ऊपर वाले हिस्से में ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं जो स्मेल सेंसेशन को ब्रेन तक लेके जाती हैं। सूंघने के लिए शब्द यूज होता है ऑल्फैक्शन। क्या, तो ऊपर वाला हिस्सा ऑल्फैक्शन में मदद कर रहा है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, ऑल्फैक्टरी रीजन। और यहाँ पर कौन सा एपिथेलियम होता है, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, या फिर कह दो शिनिडेरियर मेम्ब्रेन। तो जैसा काम वैसा नाम। गेटिंग और नॉट। इसे आप जानते हैं, इस छेद को एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या आप इस छेद को भी जानते हैं,
इंटरनल नॉस्ट्रिल या फिर इंटरनल लेयर। स्वेलोइंग के समय उवला इसी छेद को बंद करता था। अरे यस और नो, इसका नाम इंटरनल नॉस्ट्रिल या फिर इंटरनल लेयर है, लेकिन एक और नाम है इसका, कोने। क्या नाम है? कोने। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इस हड्डी का नाम कौनचे, इस छेद का नाम कोने, मिलते जुलते शब्द हैं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, सड़ी सी ट्रिक है, जरा सुनेंगे। ये हड्डी है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इससे थोड़ा तमीज से बात करेंगे। ये छेद है, ये हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है, तो हम इससे बदतमीजी से बात करेंगे। इसे हम बोलेंगे कौन छे हड्डी छे, कौन छे हड्डी छे, कोने छेद है। गेटिंग ऑन? ये ट्रिक समझी सड़ी सी? कौन छे हड्डी छे, कोने छेद है। तो याद कर लेंगे कौन सा शब्द किसके लिए यूज हो रहा है। अरे सर नो, चलिए ये नेजल चैम्बर का मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया। नेजल चैम्बर पीछे कॉमन कैविटी में खुल रहा है, बक्कल कैविटी पीछे कॉमन कैविटी में खुल रही है, क्या नाम है इसका? बताया था। और फेरिंग्स में पढ़ा चुका हूँ। फेरिंग्स के 3 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, डिवीजन ऑफ फेरिंग्स, नेजो ओरोलैरिंगोफेरिंग्स, वॉल्ड हेयरिंग, टॉन्सिल्स और स्वेलोइंग रिफ्लेक्स हम पढ़ चुके हैं। फिर फेरिंग्स नीचे 2 छेदों में खुलती थी, ग्यूलेट और ग्लोटिस। ग्लोटिस विंड पाइप में, ग्यूलेट फूड पाइप में। ये छेद नीचे है और डॉर्सल है, ये छेद ऊपर है और वेंट्रल। बताया था। हमें ग्यूलेट से मतलब नहीं है, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर फेरिंग्स के बाद क्या पढ़नी है? ग्लोटिस। और ग्लोटिस किसमें खुला? ट्रैकिया में। किसमें खुला? ट्रैकिया में। ट्रैकिया का ऊपर वाला हिस्सा मॉडिफाई होके बनाता है लैरिंग्स। क्या? तो हम फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर के पढ़ने वाले हैं, लैरिंग्स। अरे सर नो, देखिए लैरिंग्स को कंठ बोलते हैं, है ना, साउंड बॉक्स बोलते हैं, स्वर यंत्र बोलते हैं, क्योंकि इससे स्वर बने, बना आवाज बनी। मैं बोल पा रहा हूँ इसकी बदौलत। लेकिन इसने आवाज बनाई, शब्दों को ना, इस आवाज को शब्दों में कन्वर्ट किसने किया? लिप ने, टंग ने, पैलेट ने। गेटिंग और नॉट? अब लैरिंग्स क्या है? देखिए लैरिंग्स पे अधिकतर क्वेश्चन एनिमल टिश्यू से आते हैं। तो जो बच्चा इन दोनों में से कोई भी एक फोटो को, इस फोटो को आंखों में बसा लो, तो आपका कोई भी क्वेश्चन लैरिंग्स के कार्टिलेज से आने वाला गलत नहीं होगा, और आपको इसके गुण भी रटने नहीं पड़ेंगे। फोटो से ही लैरिंग्स के एक एक कार्टिलेज का गुण क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैरिंग्स, जो ट्रैकिया मॉडिफाई हुआ था ना, ट्रैकिया का ऊपर वाला हिस्सा मॉडिफाई होकर लैरिंग्स बना था, वो वास्तव में मॉडिफाई कैसे हुआ था? ट्रैकिया के ऊपर वाले हिस्से ने कार्टिलेज डिवेलप कर लिए। क्या कर लिए? और एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाई, कार्टिलेजिनस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हमने कहा लैरिंग्स। लैरिंग्स में 4 तरह के कार्टिलेज होते हैं। कितने? मैंने ये नहीं कहा 4 कार्टिलेज होते हैं, होते तो 6 कार्टिलेज हैं, 4 तरह के कार्टिलेज होते हैं। तो वो कौन कौन से कार्टिलेज हैं, उन्हें हमें पढ़ना है। एक बात याद रखना, आवाज के लिए शब्द यूज होता है फोन। क्या? फोन। तो लैरिंग्स क्या काम करता है? फोनेशन। क्या? फोनेशन। इस शब्द को पढ़ के बताओ, कार्डियोफोनोग्राफी। कार्डियो हार्ट, फोनो आवाजें, ग्राफ ग्राफ बनाना। हार्ट की आवाजों को सुन करके ग्राफ बनाना, कार्डियोफोनोग्राफी। समझ आया? तो फोन का मतलब क्या होगा? हमेशा आवाज। फोनेशन का काम करता है। चलिए लैरिंग्स के कार्टिलेज देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। लैरिंग्स यहाँ होगा, गले में होगा। सबसे बड़ा कार्टिलेज है ये, देख रहे हैं आप इसको? बहुत ध्यान से सुनना, ये कार्टिलेज, इसे निकालते हैं। जब इसे निकाला तो क्या आपको ये सी शेप दिख रहा है? अरे यस और नो? और डॉर्सली कैसा है? ये इनकम्प्लीट है, तभी तो सी बना, नहीं तो पूरी रिंग बन जाता। डॉर्सली कैसा है? इनकम्प्लीट है। बताओ इस कार्टिलेज का नाम थायराइड कार्टिलेज क्यों पड़ा? क्योंकि इसके जस्ट आगे क्या है? थायराइड ग्लैंड है। देखिए अगर मैं ऐसे देखूंगा तो ये कौन सा व्यू हो गया? लेटरल व्यू। तो ये फोटो लेटरल व्यू की है। और अगर मैं इस थायराइड कार्टिलेज के ऊपर क्या है? ग्लोटिस है, छेद है। अगर मैं इसके ऊपर से देखूंगा तो ये कौन सा हो गया? सुपीरियर व्यू। तो ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, पूरा सी दिख रहा है, और साइड से देखेंगे तो सिर्फ ये वाला हिस्सा दिख रहा है। अरे सर नो, तो ये है लेटरल व्यू। क्या है? लेटरल व्यू। और ये है सुपीरियर व्यू, है कि नहीं? तो तुम्हें सी शेप थायराइड कार्टिलेज दिख गया, यहां दिख गया सी शेप थायराइड कार्टिलेज। अब फोटो देख के इसके सारे गुण बताइए। बताइए थायराइड कार्टिलेज जो है कैसा है? सी शेप है। और कैसा है ये? एक है कि 2 है? एक है, सिंगल है और लार्जेस्ट है, सभी थायराइड के कार्टिलेज में सबसे बड़ा है। और याद करो एनिमल टिश्यू तुमने पढ़ा था कि लैरिंग्स के सभी कार्टिलेज कैसे होते हैं? हाईली इन नेचर, एक्सेप्ट कार्टिलेज ऑफ सेंटर एंड नोज। ये कैसा होता है? इलास्टिक। तो ये कार्टिलेज कैसा होगा? हाईली इन नेचर होगा। और डॉर्सली कैसा है? इनकम्प्लीट है। अरे यस और नो? तो सारे गुण हमें फोटो से ही पता लग गए, रटने नहीं पड़े। फिर आते हैं थायराइड कार्टिलेज जो है ये किसके ऊपर पड़ा है? इस पर। ये रिंग शेप कार्टिलेज है, क्रिकोइड कार्टिलेज। क्या? क्रिकोइड कार्टिलेज।
क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर थायराइड कार्टिलेज पड़ा है। और क्रिकोइड कार्टिलेज किसके ऊपर पड़ा है? ट्रैकिया के ऊपर। आप ट्रैकिया देख रहे हैं, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर क्रिकोइड कार्टिलेज है और उसके ऊपर थायराइड कार्टिलेज है। तो साइड से देखेंगे तो क्रिकोइड कार्टिलेज इतना सा नजर आएगा, वास्तव में ये पूरी रिंग है, वास्तव में ये पूरी रिंग है। आप इधर देखिए, क्या आपको पूरी रिंग दिख गई क्रिकोइड कार्टिलेज के? लेकिन इस रिंग में गड़बड़ है, ये रिंग यूनिफॉर्म नहीं है, इसका वेंट्रल सरफेस पतला है, डोर्सल सरफेस जाड़ा है, मोटा है। अरे सर नो। और ऐसी ही रिंग तो हम उंगली में पहनते हैं, जिसका एक हिस्सा चपटा होता है, एक हिस्सा पतला होता है। ऐसी रिंग्स को बोलते हैं जिसका एक हिस्सा पतला हो, एक हिस्सा मोटा हो। ऐसी रिंग्स को बोलते हैं सिग्नेट रिंग। क्या बोलते हैं? तो ये सिग्नेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। एक है कि दो है? ये सिंगल है, एक है। अरे यस और नो। और डोर्सली कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? डोर्सली ये कंप्लीट है। अरे यस और नो। तो हमें सारे गुण पता लग गए फोटो से। फिर देखिए, इमेजिन कीजिए, ये थायराइड कार्टिलेज है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज है। गेटिंग ऑन? क्रिकोइड कार्टिलेज के डोर्सल सरफेस पे, क्रिकोइड कार्टिलेज के डोर्सल सरफेस पे दो पिरामिड जैसे कार्टिलेज पड़े हैं। देख रहे हैं आप? इसके डोर्सल सरफेस पे ग्रीन ग्रीन कलर के दो पिरामिडल कार्टिलेज पड़े हैं। यहाँ दो दिख रहे हैं, यहाँ एक क्यों दिख रहा है? एक इसके पीछे। अरे यस और नो। तो क्रिकोइड कार्टिलेज के डोर्सल सरफेस पे दो पिरामिड जैसे कार्टिलेज है, इन्हें बोलते हैं अरिटेनॉइड कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? अरिटेनॉइड कार्टिलेज के गुण बताइए। क्या ये पिरामिड जैसा है? ये एक है कि एक पेयर है? एक पेयर है ये। अरे यस और नो। और कौन सी कार्टिलेज से बना होगा? हाइलाइन कार्टिलेज से बना होगा। और फिर देखिए, पिरामिडल कार्टिलेज के जस्ट ऊपर अपेक्स पर दो गोल गोल कार्टिलेज पड़े हैं, गेंद जैसे नोड जैसे कार्टिलेज पड़े हैं। और इन नोड लाइक कार्टिलेज को क्या बोला? कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी। अच्छा बताइए, कितने कैसे हैं ये? नोड लाइक है, और फिर एक है कि एक पेयर है? एक पेयर है, और इलास्टिक कार्टिलेज का। और सबसे छोटा भी है, देखिए लैरिंक्स में सबसे, लैरिंक्स के कार्टिलेज में सबसे छोटा कार्टिलेज भी यही है। इमेजिन कर पा रहे हैं? इस फोटो को आंखों में बसा लो बस। थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज के पीछे डोर्सल सरफेस पे दो पिरामिड जैसे अरिटेनॉइड कार्टिलेज, उसके ऊपर दो गेंद जैसे कार्टिलेज, कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी। गेटिंग और नॉट? चलिए बताइए, लैरिंक्स में टोटल कार्टिलेज कितने हैं? 6 हैं। और कितने टाइप के हैं? 4। और ओरिजिन वाइज कितने टाइप के हैं? 2। ओरिजिन वाइज हाइलिन और इलास्टिक। गेटिंग नॉट? लेकिन सर हमें इस लैरिंक्स के अंदर कोई भी, मतलब आपने कहा ना आवाज बनाता है लैरिंक्स, हमें तो इसके अंदर कोई भी बाजा या पीपनी लगी नहीं दिख रही जो आवाज बना रही हो। तो सर ये आवाज कैसे बना रहा है? फोनेशन कैसे कर रहा है? देखो, बचपन में हम क्या करते थे, 2 टॉफी के रैपर लेते थे, पतले पतले टॉफी के रैपर, या फिर 2 पत्ते लेते थे पतले पतले, हम उनको पास पास रखते थे, फूक मारते थे बीच में, और क्या होता था? सीटी बजती थी। क्यों? क्योंकि जब हमने फूक मारा, इनका फ्री सरफेस वाइब्रेट किया, और फिजिक्स कहती है वाइब्रेशन कॉज साउंड वेव प्रोडक्शन। गेटिंग और नॉट? तो आवाज कैसे बनी? इन टॉफी के रैपर्स के वाइब्रेशन की वजह से। तो ईश्वर ने 2 टॉफी के रैपर यहां पर भी दी हैं। देखते हैं यहां पर कहां दिए। एक टॉफी का रैपर ये रहा, और दूसरा टॉफी का रैपर ये रहा। और यहाँ पर इन टॉफी के रैपर्स को बोलते हैं वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? देख रहे हैं आप? आगे वाला हिस्सा किससे जुड़ा है वोकल कॉर्ड्स का? हाँ, थायराइड कार्टिलेज से। पीछे वाला हिस्सा किससे जुड़ा है? कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी। यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए, देखा आपको? ये है वोकल कॉर्ड्स। लेकिन सर इसमें फूक कौन मारेगा? अरे ट्रैकिया के ऊपर है, जब एक्सपायरेशन होगा तो अपने आप फूक मर जाएगी, अपने आप हवा पास होगी इनमें से, ये वाइब्रेट करेंगे, आवाज बनेगी, उस आवाज को शब्दों में कन्वर्ट हमारे लिप पे पैलेट टंग कर देंगे। गेटिंग और नॉट? लेकिन सर एक बात नहीं समझ आई, ये वोकल कॉर्ड अगर कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेशन से तो ड्राइंग भी होगा, ड्राई हो जाएंगे ना, सूख जाएंगे वोकल कॉर्ड। अगर ये सूख गई तो सर इनमें घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो इनमें घाव हो जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे। तो सर हमें इन्हें कंटिन्यूअसली गीला रखना पड़ेगा। अरे है कि नहीं? कंटिन्यूअसली गीला रखने के लिए ईश्वर ने क्या किया? इस वोकल कॉर्ड्स के एंटीरियर पार्ट में, यहाँ पर इनके ऊपर एंटीरियर पार्ट में एक पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड और दे दिया। अरे यस और नो? ताकि जब ये खराब हो जाए, ये काम करने लग जाए। ऐसे कैसे मुंडी ला रहे हो तुम? ऐसे कैसे मुंडी ला रहे हो? मजाक चल रहा है क्या यहाँ? ये खराब हो जाए तो ये काम, ऐसे 2-2 चीजें दी हैं क्या ईश्वर ने? कि कुछ भी फतू लग रहे हो तुम, डर क्यों रहे हो तुम? अरे तुम वही क्यों सोच रहे हो? और भी तो चीजें हैं ना, किडनी है, देखो ना तुम, समझ रहे हो ना तुम? एक खराब हो जाए तो दूसरे काम करने वाली बहुत सारी चीजें। और कौन सी? आंखें, और कान, और कह रहा हाथ। जो काम राइट हैंड करता तो लेफ्ट कर लेगा तेरा? कैसा बटे वो मजबूरी है।
ऐसा नहीं, नालायक है। चलिए छोड़िए, मैं क्या था, ये एंटीरियर पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड है, ये पोस्टीरियर पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड है। एंटीरियर पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड का काम है नीचे वाली वोकल कॉर्ड्स को मॉइस्चर देना। क्या? गेटिंग और नॉट? इन वोकल कॉर्ड्स को फॉल्स वोकल कॉर्ड बोलते हैं और इनको बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड। क्यों? क्योंकि ट्रू वोकल कॉर्ड ही फोनेशन का कार्य करती हैं, जबकि फॉल्स वोकल कॉर्ड फोनेशन का कार्य नहीं, मॉइस्चर प्रोवाइड करने का कार्य करती हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर पेयर, तो ट्रू वोकल कॉर्ड फोनेशन, फॉल्स वोकल कॉर्ड मॉइस्चर। लेकिन एनिमल टिश्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ट्रू वोकल कॉर्ड किसकी बनी है? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कोड से। अरे यस और नो? कोड कोड मिलान करो, मिलान करो, कोई मिलान करो नहीं, शीट से बनी है ये येलो फाइबर। बच्चे क्या करते हैं, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कोड से बनी है वोकल कोड। ये कोड का मतलब है रस्सी, ये कोड का मतलब क्या है? रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। याद आया? नहीं समझ रहा क्या तुमको? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, वाह बेटे वाह। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ एनिमल टिश्यू की, तुम एक सिंपल वे में याद रखना मेरी ये स्टेटमेंट। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीट को रेस्पिरेटरी सिस्टम ने खरीद लिया। ये स्टेटमेंट मेरी याद रखना, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीट को रेस्पिरेटरी सिस्टम ने खरीद लिया। क्योंकि जितनी भी तुमने उदाहरणें पढ़ी थी येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीट की एनिमल टिश्यू में, अधिकतर रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ी थी। याद करो क्या क्या पढ़ा था? ट्रू वोकल कॉर्ड, फिर उसके बाद तुमने पढ़ा था ब्रोंक्यूल्स की दीवारें, याद आया? फिर उसके बाद तुमने पढ़ा था एल्वेलाई की दीवारों में, याद आया? फिर उसके बाद पढ़ा था ब्लड वेसल्स की दीवारों में, लिम्फ कैपिलरीज की दीवारों में। तो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की जितनी भी उदाहरण है मोस्टली कहाँ मिलेंगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो मेरी ये स्टेटमेंट याद रखना कि येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीट को रेस्पिरेटरी सिस्टम ने खरीद लिया। तो ट्रू वोकल कॉर्ड किससे बनी है? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीट से, जबकि फॉल्स वोकल कॉर्ड बनी है म्यूकोजा के जस्ट फोल्ड है। क्या है ये? म्यूकोजा के फोल्ड है। अरे सर नो सर, लेकिन एक बात बताएं, हमें किसी ने कहा था एपिग्लोटिस पत्ते जैसी स्ट्रक्चर वो भी लैरिंक्स का कार्टिलेज है। अरे सर नो, एपिग्लोटिस थायराइड कार्टिलेज से अटैच है, ये भी किसका हिस्सा है? लैरिंक्स का, लेकिन तुम्हारे लेवल पर नहीं। आगे एमबीबीएस की बुक्स पढ़ोगे इस एपिग्लोटिस को लैरिंक्स का हिस्सा माना गया है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12th लेवल पे आपको इस एपिग्लोटिस को लैरिंक्स का हिस्सा नहीं मानना। ये थिन इलास्टिक कार्टिलेज का फ्लैप है, थिन इलास्टिक कार्टिलेज का फ्लैप है जो ग्लोटिस को बंद करेगा। याद आया? लेकिन आपको इसे 12th लेवल पे लैरिंक्स का हिस्सा नहीं मानना। गेटिंग और नॉट? फिर उसके बाद आते हैं लैरिंक्स के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? देखिए लैरिंक्स हो गया, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? ट्रैकिया है। देखिए हुआ क्या कि गले को हमें किससे जोड़ना था? लंग से। तो ईश्वर ने हमें एक ट्यूब दी, ट्रैकिया। क्या दी? ट्रैकिया। ट्रैकिया का आगे वाला हिस्सा मॉडिफाई होकर लैरिंक्स बन गया। बाकी नेक रीजन को क्रॉस करके कहां गई? थोरेसिक कैविटी में, और डिवाइड होना पड़ेगा। तो ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकस में, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। और वो फिर देखिए मुझे एक चीज यहाँ पे बतानी थी। हाँ, ट्रैकिया जैसे ही थोरेसिक कैविटी में आया, मिड थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी के मिड में आया, तब वहां डिवाइड होता है। तो थोड़े पूछा जाता है ट्रैकिया कहाँ डिवाइड हुआ? एट द लेवल ऑफ मिड थोरेसिक कैविटी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बायोलॉजी में, फिजियोलॉजी में किसी चीज का भी लेवल इस तरह से नहीं बताया जाता मिड थोरेसिक कैविटी। मान लो कल को किसी ने पूछ लिया सर आपकी किडनी कहाँ? मैं ऐसे थोड़ा बताऊंगा कंधे से 2.5 गिट नीचे, ऐसे नहीं बताते हम। फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में हम किसी भी चीज का लेवल बताते हैं वर्टिब्रल कॉलम की मदद से। किससे? वर्टिब्रल। क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम का नाम बदली होता है, अलग अलग रीजन में वर्टिब्रल कॉलम के नाम बदली होते हैं और उनका नंबर भी नंबर है। तो हम पर्टिकुलरली बता सकते हैं कौन सी चीज का लेवल क्या है। जैसे मिड थोरेसिक कैविटी का लेवल क्या है? T5। क्या है? T5। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा कोरस्पोंड्स टू द लेवल ऑफ मिड थोरेसिक कैविटी, और वहीं पर ट्रैकिया डिवाइड होता है। तो एनसीईआरटी दोनों बातें लिखती है। एनसीईआरटी कहती है ट्रैकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ मिड थोरेसिक कैविटी और एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। क्या? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर पे ट्रैकिया डिवाइड होता है। क्वेश्चन बहुत बार आता है, T5 याद रखना, T5 के लेवल पर और उसके भी लोअर बॉर्डर पर ट्रैकिया डिवाइड होता है। और ये डिवाइडेशन का जो एंगल है ना, इसे कहते हैं कैरीना। क्या? करीना नहीं, कैरीना, कैरीना। गेटिंग और नॉट? अच्छा, फिर वापस आते हैं, ट्रैकिया डिवाइड हुआ प्राइमरी ब्रोंकस में, फिर डिवाइड हुआ बनी सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर डिवाइड हुआ बना टर्शियरी या फिर सेगमेंटल ब्रोंकस। फिर ब्रोंकस डिवाइड होके और पतली टिब्यूल बनी, नाम पड़ गया ब्रोंक्यूल्स।
इतनी बार डिवाइड हुआ, इतनी बार डिवाइड होकर इतनी सारी ब्रोंकियल्स बन गई कि इतनी सारी ब्रोंकियल्स का नामकरण करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सबको मिला के यहाँ क्या बोला, टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियल। टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियल के झुंड में से पतली पतली ब्रोंकियल निकली, इसे आप जानते हैं कौन है, टर्मिनल ब्रोंकियल। क्यों मैं खुश क्यों हो रहा हूं इसे देख के, क्योंकि मुझे पता है टर्मिनल ब्रोंकियल एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियल तक का हिस्सा। याद आया? टर्मिनल, इस फोटो को ध्यान से सुन लेना, 4-5 क्वेश्चन है इस फोटो से, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकियल फिर डिवाइड हुई, क्या बना, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल फिर डिवाइड हुई, बना एल्वियोलर डक्ट। यहाँ पे रुक जाओ एल्वियोलर डक्ट पे। क्यों सर, क्यों रुक जाए? क्योंकि देखो जो ट्रैकिया से डिवीजन चल रहा था ब्रोंकस ब्रोंकियल्स का, नीचे नीचे आते आते ल्यूमेन छोटा छोटा हो रहा था, ल्यूमेन छोटा छोटा हो रहा था। लेकिन अब ध्यान से देखो, एल्वियोलर डक्ट के बाद क्या हुआ, डिवाइड होकर क्या बना, एट्रिया। एट्रिया, एम्पुला, सैक्यूल, तीनों शब्द याद आ रहे हैं? एट्रिया, एम्पुला, सैक्यूल, इन तीनों का मतलब क्या होता है, फूला हुआ हिस्सा, चौड़ा हिस्सा। तो सर एल्वियोलर डक्ट के बाद क्या दोबारा डायलेशन हो गया? हाँ, मैं यही बताना चल रहा हूँ। एल्वियोलर डक्ट के बाद संकरापन नहीं आया, दोबारा चौड़ा हो गया हिस्सा, और क्या नाम है, एट्रिया। क्या नाम पड़ गया, एट्रिया। फिर एट्रिया और चौड़े हिस्से में खुला, किसमें, बड़े बड़े सैक्स में, एल्वियोलर सैक। और प्रत्येक सैक के अंदर देखो 3 से 4 क्या है, 3 से 4 क्या है, एल्वियोलर। समझ आया? तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, फिर एल्वियोलर सैक, और उसके अंदर क्या है, एल्वियोलाई है। और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल से लेकर एल्वियोलाई तक का हिस्सा एक्सचेंज जोन। समझ आया? ये जोन 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 समझ आए? अब मैं पढ़ा रहा हूँ ट्री ट्री। ट्री ट्री, एक ट्री तो आपको पता है, एक्सचेंज जोन का ही दूसरा नाम क्या है, रेस्पिरेटरी ट्री। अरे यस और नो? रेस्पिरेटरी ट्री के अलावा एक और ट्री है ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री देखो कहां से कहां तक है, प्राइमरी ब्रोंकस से टर्मिनल ब्रोंकियल तक। तो इस फोटो को आंखों में बसा सकते हो, किस चीज को, सिर्फ जोन जोन ट्री ट्री, जोन जोन ट्री ट्री। अरे यस और नो? क्वेश्चन करना ट्री और फॉल्स की फॉर्म में। क्या एक्सचेंज जोन का लेंथ इज इक्वल टू रेस्पिरेटरी ट्री का लेंथ? क्योंकि दोनों एक ही बात है, ट्रू। क्या कंडक्शन जोन का लेंथ ब्रोंकियल ट्री की लेंथ के इक्वल है? क्यों फॉल्स है? दोनों एक ही लेवल पे खत्म हो रहे हैं। खत्म देखो, स्टार्ट देखो, ये नोस्ट्रिल से और ये प्राइमरी ब्रोंकस से। अरे यस और नो? तो दोनों का लेंथ इक्वल नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नहीं, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक एनिमल टिश्यू की इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, तुमने पढ़ी है। सर ये ट्रैकिया, हाँ बेटे, सर ये डिवाइड होके ब्रोंकियल्स बना रहे हैं, मतलब ब्रोंकस ब्रोंकियल्स बना रहे हैं, पतली पतली नलिकाएं बना रहे हैं, ट्यूब्यूल्स बना रहे हैं। सर ट्रैकिया इटसेल्फ ही बहुत पतला है और संकरा है, और फिर वो डिवाइड होके और संकरी ट्यूब्स बना रहा है, और ये सारी ट्यूब्स अंदर से गीली हैं। क्यों गीली हैं? क्योंकि म्यूकोजा है अंदर। तो सिर्फ संकरी गीली ट्यूब्यूल्स अगर एक बार बंद हो गई, कोलैप्स हो गई, दोबारा खुलेंगी नहीं। क्यों सर, किस खुशी में नहीं खुलेंगी, क्यों नहीं खुलेंगी? क्यों? क्योंकि अंदर से गीली हैं ट्यूब्यूल, इनके सरफेस पे म्यूकस लगा है, पानी लगा है, और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में आपस में क्या होती है, वीक वॉन डर वाल फोर्सेस। हाँ, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को, हाँ, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, वीक वॉन डर वाल फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स को हम कहेंगे सरफेस टेंशन। क्या कहेंगे? क्योंकि सरफेस पे प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल ने टेंशन लगा दी, अट्रैक्टिव फोर्स लगा दी, जिसके कारण ये ट्यूब्यूल अगर एक बार बंद होगी वापस खुलेगी नहीं। तो सर क्या इन ट्यूब्यूल्स को हमेशा खुले रहने के लिए कोई इंतजाम किया है ईश्वर ने, हमेशा खुले रखने के लिए? बिल्कुल किया है। थायराइड कार्टिलेज याद आ रहा है तुम्हें? थायराइड कार्टिलेज तो बहुत बड़ा सी शेप कार्टिलेज था, वैसे ही बिल्कुल ईश्वर ने छोटी छोटी सी शेप रिंग्स बनाई। आपने एनिमल टिश्यू में पढ़ा है हाइलिन कार्टिलेज की, और इन सी शेप रिंग्स को ईश्वर ने ट्रैकिया में लगा दिया। ट्रैकिया में 16 से 20 होती है सी शेप रिंग। अरे यस और नो? सी शेप रिंग होती है। लेकिन क्या सर ट्रैकिया में ही है सिर्फ? नहीं नहीं, और भी जगह देखिए कहां तक है सी शेप रिंग्स। ये हाइलिन की सी शेप रिंग्स बताइए कहां तक है? टर्मिनल ब्रोंकियल तक। टर्मिनल ब्रोंकियल तक की ट्यूब्यूल्स में ईश्वर ने कोलैप्स से बचाने के लिए इनको क्या दिए हैं? सी शेप हाइलिन कार्टिलेजिनस रिंग्स दिए। सर आगे क्यों नहीं दी? आगे तो और जरूरत थी, क्योंकि आगे की ट्यूब्यूल्स तो और पतली हैं और उनके तो बंद होने के चांसेस और ज्यादा हैं। अगर तुमने एक्सचेंज जोन की दीवारों में सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग लगा दी तो इनकी दीवारें मोटी हो जाएंगी, और मोटी होगी तो डिफ्यूजन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ईश्वर की मजबूरी थी कि ईश्वर एक्सचेंज जोन के ट्यूब्यूल्स में ये रिंग्स नहीं दे सकते थे। तो सर फिर इनको बंद होने से कौन बचाएगा? इनको बंद होने से बचाएगा ये। सर ये क्या है? एल्वेलाई के अंदर एक सेल है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है ये। इन्हें हम न्यूमोसाइट 2 सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमोसाइट 2। दिख रहा है ये न्यूमोसाइट 2 सेल है, ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है। ईश्वर ने इसको कहा एक केमिकल बनाओ। क्या? लेसिथिन। क्या बनाओ? लेसिथिन। लेसिथिन सरफेक्टेंट है। क्या है?
सरफेक्टेंट का मतलब होता है जो सरफेस पे एक्ट करके उनकी जो सरफेस टेंशन है, वाटर की मॉलिक्यूल की अट्रैक्टिव फोर्सेस है, उनको कम कर दे या फिर हटा दे। सरफेक्टेंट जो सरफेस टेंशन को कम करता है। अगर सरफेक्टेंट ने सरफेस टेंशन को कम कर दिया तो ये ट्यूब्यूल्स हमेशा खुले रहेंगे। तो देखिए ये सरफेक्टेंट पूरे एक्सचेंज जोन की ट्यूब्यूल में फैल जाता है। समझ आया? तो इन ट्यूब्यूल्स को, कंडक्शन जोन की ट्यूब्यूल्स को बंद होने से किसने बचाया? सी शेप रिंग्स ने। एक्सचेंज जोन की ट्यूब्यूल्स को बंद होने से बचाया लेसिथिन ने। क्लियर बात है? ध्यान से सोच के बताओ, क्या सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग कंडक्शन जोन की पूरी लेंथ में है? कंडक्शन जोन की पूरी लेंथ में है? नहीं है। नोस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स कहाँ है वहां पे? क्या सी शेप रिंग्स ब्रोंकियल ट्री की पूरी लेंथ में है? हाँ है। चलिए, ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री में दो अंतर बताइए। एक अंतर स्ट्रक्चर वाचक होना चाहिए, एक अंतर फंक्शन वाचक होना चाहिए। बताइए स्ट्रक्चर वाचक अंतर। ब्रोंकियल ट्री में सी शेप रिंग है, यहाँ पे नहीं है। फंक्शन वाचक अंतर, ये कंडक्शन जोन का हिस्सा और ये एक्सचेंज जोन का हिस्सा। अरे यस और नो कर लेंगे? चलिए एम्स का एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन कर पाता है। सीधी सी बात है, क्वेश्चन करने से पहले बता दूं, ट्यूब्यूल्स संकरी 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 हो रही है, नैरो नैरो हो रही है। तो बताओ नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज एल्वियोलाई, क्योंकि नीचे नीचे संकरा हो रहा है, संकरा हो रहा है। कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। सर फिजियोलॉजी में सी फॉर कॉमन सेंस, सी फॉर कंसेप्ट लगाना है। सर कॉमन सेंस कहती है कि ट्यूब्यूल संकरी 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 हो रही है, लेकिन आपने बीच में पढ़ाया था एट्रिया मतलब डायलेशन चालू हो गया, इसका मतलब नैरोएस्ट पार्ट इज एल्वियोलर डक्ट। ये इसका क्वेश्चन था। तो कभी भी फिजियोलॉजी में जो है कॉमन सेंस नहीं लगाना। हाँ कि नीचे आती नैरोइंग हो रही है, नहीं, एट्रिया शब्द बीच में आ गया, डायलेशन हो गया, तो नैरोएस्ट पार्ट इज एल्वियोलर डक्ट है। चलिए क्वेश्चन और पूछो। तुमने कहा ट्रैकिया और कंडक्शन जोन के ट्यूब्यूल्स में सी शेप रिंग है, ठीक है, कोलैप्स होने से बचा रही है। क्यों भाई ये सी शेप ही क्यों है? पूरी रिंग, पूरी क्यों नहीं है रिंग्स? पूरी, दोबारा में क्वेश्चन तो सुनने दो, क्वेश्चन तो पूरा होने दो। कि जो ट्यूब्यूल्स हैं ये सी शेप ही क्यों है? इनकम्प्लीट रिंग्स क्यों है? कंप्लीट क्यों नहीं है? क्वेश्चन समझ आया? बताओ इनकम्प्लीट क्यों है? हाँ तुम बोलो अभी। तो पूरी रिंग है, तो पूरी रिंग है तो ये कोलैप्स करवा देंगे क्या? कैसे बात कर रहे हैं? अरे बारे, बहुत जगह है बेटे, बहुत जगह है, कुछ नहीं अड़ता, सब ऐसे जाता है। समझा मेरी बात? कुछ ऐसी बकवास भरी कॉमन सेंस नहीं लगाओ। क्योंकि देखो अगर ये व्यक्ति बाबा रामदेव के पास चला गया, वो इनसे कपालभाति करवाएंगे, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, उस समय ज्यादा एयर ट्रैकिया में भरनी पड़ेगी, ट्रैकिया को डायलेट होना पड़ेगा। अगर रिंग कंप्लीट होगी, क्या ट्रैकिया डायलेट हो पाएगा? समझ आया? इसलिए ईश्वर को ये बात पता थी कि अगर ट्रैकिया को डायलेट होना पड़ा तो पूरी रिंग में नहीं दे सकता, इनकम्प्लीट दे सकता। इनकम्प्लीट रिंग है, चूड़ी टूटी हुई है, मेटल की चूड़ी टूटी हुई है, आप उसे और बड़ा कर सकते हैं? चूड़ी कंप्लीट, आप उसे खोल नहीं सकते, इसलिए ईश्वर ने रिंग को इनकम्प्लीट दिया। दोबारा सुनो, दो बातें हैं। पहली बात, रिंग क्यों दी? ताकि कोलैप्स ना हो। इनकम्प्लीट क्यों दी? अगर कल को इसको फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी पड़ गई, ट्रैकिया को डायलेट होना पड़ गया ज्यादा हवा अकोमोडेट करने के लिए, ये रिंग्स खुल सके, इसलिए इनकम्प्लीट दी। गेटिंग और नॉट? लेकिन सिर्फ आपने बोला डायलेशन के समय रिंग खुलेंगी, मतलब रिंग हिलेंगी, और हिलाने डुलाने के लिए फिजियोलॉजी में क्या चाहिए? मसल चाहिए। तो यहाँ कोई मसल भी है क्या इन रिंग्स के पास? हाँ, इन रिंग्स के पास एक मसल है, इनके इनकम्प्लीट पार्ट को कंप्लीट करती है एक मसल, इस मसल का नाम है ट्रैकियालिस। क्या? ये इनको डायलेशन के समय खोलती है। कर लेंगे सारे क्वेश्चन? तो ये सारे क्वेश्चन हो गए ट्रैकिया और इसके डिवीजन में। देखिए हम रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते हम ट्रैकिया तक आए, ट्रैकिया को पढ़ते पढ़ते हम कहां तक चले गए? लंग्स के अंदर। अब हम लंग्स के अंदर बैठे हैं। चलिए एनसीईआरटी की एक बात की पुष्टि कर लेते हैं लंग्स के अंदर से। एनसीईआरटी कहती है लंग्स आर ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। सत्य बात है क्या? देखो ना, लंग्स में है क्या? ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स है एंड एल्वियोलाई। बिल्कुल सत्य बात है। गेटिंग और नोट? फिर उसके बाद आते हैं, पढ़ते पढ़ते लास्ट पार्ट भी पढ़ लेते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक का। क्या? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के 3 पॉइंट आने चाहिए। पहला पॉइंट एनसीईआरटी का है, एज इट इज 3 शब्द है इसमें,
तीन शब्द एज इट इज रटने हैं। क्या? एल्वेलाई है थिन वॉल्ड, क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन हो जाए। इरेगुलर है, सर हमें तो रेगुलर दिख रही है, क्यों? क्योंकि हवा भरी हुई है, हवा नहीं होगी तो ये इरेगुलर। और वस्कुलराइज्ड है, वस्कुलराइज्ड मतलब इसकी दीवार में बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, क्यों है? इसकी आउटर वॉल में बहुत सारी ब्लड वेसल है, क्यों है? क्योंकि इसको डिफ्यूजन करवाना है, इसलिए ईश्वर ने इसको बहुत सारी ब्लड वेसल्स दी हैं। वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम में चुपके से थिक लिख देगा, रेगुलर लिख देगा, नॉन वस्कुलराइज्ड लिख देगा, पहचान लोगे? थिन इरेगुलर वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। फिर ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लंग्स की। क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है? क्योंकि हमारे लंग्स मेनली बने ही किससे हैं? एल्वेलाई से। 300 मिलियन एल्वेलाई हैं हमारे दोनों लंग्स में मिला के। कितनी? फंक्शनल यूनिट क्यों? क्योंकि लंग्स का फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन। और करवाता कौन है? एल्वियोलाई। अब एम्स वाले यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं क्या कि सर कि लंग्स है, अब लंग्स में ईश्वर ने 300 मिलियन, दोनों लंग्स में मिला के ईश्वर ने 300 मिलियन छोटे छोटे गुब्बारे दिए। क्यों? इससे अच्छा तो वो एक बड़ा सा गुब्बारा इधर दे देता, एक बड़ा सा गुब्बारा इधर दे देता। सरफेस एरिया। क्योंकि जितने ज्यादा गुब्बारे उतनी ज्यादा दीवारें, जितनी ज्यादा दीवारें उतनी ज्यादा ब्लड वेसल, सरफेस एरिया और डिफ्यूजन। कहते हैं 300 मिलियन एल्वेलाई मिल के सरफेस एरिया कितना बनाती हैं? 100 मीटर स्क्वायर। कितना? 100 मीटर स्क्वायर। फिर एनिमल टिश्यू का थर्ड पॉइंट है, इसकी दीवार किससे बनी है? 2 लेयर से। अंदर वाली लेयर अगर एपिथेलियम से बनी है तो एपिथेलियम के नीचे क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू। आउटर लेयर किससे बनी होगी? कनेक्टिव टिश्यू से। और एपिथेलियम के नीचे मोस्टली कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है? एरियोलर। एरियोलर होता है। गेटिंग और नॉट? लेकिन मैं शुरू से ही इस कंसेप्ट की धज्जियां उड़ा रहा हूं। जब मैंने सिरोजा पढ़ाई थी उसमें विसरल पेरिटोनियम के नीचे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू था। और आज भी मैं धज्जियां उड़ा रहा हूँ इस कंसेप्ट की। आज भी एपिथेलियम के नीचे कौन सा मिलने वाला है? बताया था ना क्या मिलने वाला? रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीट। गेटिंग और नॉट? इन चीजों को याद रखा करो। एरियोलर कॉमन सेंस जगाएगा तुम्हारी हमेशा। जब तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा ना, सर ने पढ़ाया था एपिथेलियम के नीचे हमेशा एरियोलर है, तो चलो एरियोलर टिक कर दो, कॉमन सेंस लगाई। और ये है कंसेप्ट कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीट। और ये सर नो, तो देखिए आउटर लेयर जो कि हाईली वस्कुलराइज्ड है वो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीट से बनी है। इनर लेयर जिस पे क्वेश्चन आते हैं जो एल्वियोलर एपिथेलियम कहलाई, उसे सुनेंगे। देखिए एपिथेलियम को क्या काम करना है? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के लिए कौन सा एपिथेलियम मशहूर है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो देखिए मैक्सिमम सेल यहाँ पर कैसे हैं? स्क्वायर जैसे हैं। 95% सेल यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के हैं, तो डिफ्यूजन करवाएंगे जिन्हें हमने न्यूमोसाइट 1 बोला। लेकिन कुछ 5% सेल, 5% सेल कैसे हैं? क्यूब जैसे हैं, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है, इन्हें न्यूमोसाइट 2 बोला। और ये क्या सिक्रेट कर रहे हैं? लेसिथिन। और लेसिथिन क्या है? सरफेक्टेंट। देखिए लेसिथिन पर एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, बायोमोलिक्यूल से पूछा जाता है लेसिथिन का केमिकल नेचर क्या है? तो बताइए लेसिथिन का केमिकल नेचर क्या है? लेसिथिन का केमिकल नेचर है फोस्फोलिपिड। अरे यस और नो? बायोमोलिक्यूल का ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमने अब पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ लिया, नोस्ट्रिल से लेके एल्वियोलाई तक। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ने के बाद हमें अब क्या पढ़ना है? रास्ते के बाद क्या पढ़ना है? कैसे हवा कैसे अंदर बाहर जाती है। लेकिन उससे पहले मैं एक मिसलेनियस टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ। क्या हम जाने अनजाने में ट्रैक पढ़ते पढ़ते लंग्स के अंदर चले आए? अंदर चले आए। लंग्स को अंदर से पढ़ लिया हमने, क्यों ना हम लंग्स को बाहर से भी पढ़ लें। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? लंग्स। नोट करेंगे इसे। सबसे पहले इस फोटो को मिटाऊंगा, इसमें कोने नोट करें, ये कोने, इस फोटो को मिटाया जाएगा सबसे पहले। ऑनलाइन वाले बच्चे मैंने जूम किया है, जल्दी से देख लो, जल्दी से जूम किया है मैंने। देख लिया? हटा दूं? वोमर बोन, अदिति प्रिया, नेजल सेप्टम का कुछ हिस्सा वोमर बोन से बना है, वोमर लिखा है वो। चलिए अब उधर वाला पार्ट जूम करके दिखा रहा हूँ, जल्दी से फोटो खींच लो। मतलब तुम नहीं, ऑफलाइन वाले नहीं, ऑनलाइन वालों। चांदी हो गई थी ऑफलाइन वालों की तो। और तुम्हारे कपड़े अभी तक नहीं आए? हाँ
बेटे तुम कहीं भूल आए हो, तुम्हारे कपड़े लॉन्ड्री वाला नहीं लेके जा सकता। हाँ, किसके घर में? धोबी के घर में? बताओ, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। देखिए वो बच्चे आपके मित्र क्या कह रहे हैं, देखिए। चलिए, कोई बात नहीं, जलने दो उनको। कोई बात नहीं बेटे, तुम सिर्फ देखो। हाँ बना लो, अगर बनाना है तो। ना भी बनाओगे तब भी चलेगा। जल्दी नोट करेंगे, ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा आपको। ये वोकल कोड्स बना लेना, एंटीरियर, फॉल्स और ऊपर वाला म्यूकोजा का फोल्ड है। देखो किससे बना, म्यूकोजा का फोल्ड है। उसे जुड़ने की जरूरत नहीं, म्यूकोजा से ही जुड़ा है वो। दीवार का म्यूकोजा आ गया या फोल्ड बना के चला गया, खत्म। आधा मिटा रहा हूँ, आधा आधा। मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारा दिमाग आधी फोटो से पूरी फोटो बना लेता है कि नहीं? सर आप क्या बात करते हैं सर, हमारा लड़कों का दिमाग है सर, हम तो पूरी फोटो बना लेते हैं, है कि नहीं भाई? नो। चलिए, जल्दी करेंगे भाई, कोई बच्चा चटकारे नहीं लेगा। जब बताया था तब तुम सो रहे थे। क्या तुम ये गुण लिख रहे हो क्या? नहीं लिखने हैं, मॉड्यूल में लिखे हुए हैं। नहीं, नहीं लिखो, मॉड्यूल में लिखे हुए हैं, बस तुम तो वोकल कोड बनाओ।
लास्ट वाले बच्चे क्या कर रहे हैं आप? उसकी कॉपी में क्यों झांक रहे हैं? आपका नोट हो गया? हाँ, वाह बेटे वाह, आगे आके बैठे, तुम सारी बेंच खाली पड़े, दूर जाके बैठ रहे, दिख नहीं रहा। आगे आओ, ये देखो अकेला बैठा है किसी शहंशाह की तरह इस बेंच पे। आगे आके बैठो तुम, अब दिख गया? अरे उसमें से देख रहे हो आप, अगर उसने गलत लिखा फिर तुम भी गलत लिखोगे। दोनों दोनों का नीट में नहीं होगा। ओम, देखिए कितनी सत्य बात बोल रहा है तुम्हारा मित्र। तुम्हें चश्मा लगा फिर भी नहीं दिख रहा, उसे बिना चश्मे के दिख रहा है। आपका एकोमोडेशन पावर इतना जबरदस्त है इस बच्चे का, देखिए आप। और आपने वीक क्यों कर लिया अपना एकोमोडेशन पावर? हाँ, नहीं नहीं, ऑनलाइन से खराब नहीं हुई है ये, ऑनलाइन में तुमने कुछ और देखा है, वो तो खराब हुई है। नालायक बच्चे हैं, डॉक्टर को बेवकूफ बना रहा है। हाँ, क्या बोल रहा था? अच्छा, और हो गई, अच्छा ऐसा बोला तुमने। अच्छा, बताओ, चश्मा लगाने से उसकी आंखें और खराब हो गई, फिर भी लगाया उसने, देख रहे हैं आप? स्टेटमेंट बदल रहे हैं, कभी कह रहे हैं इससे लगा के आंखें और खराब होगी, कभी बोलते हैं इससे थोड़ा बहुत दिख रहा है। स्टेटमेंट बदल रहे हैं आप, क्या आप पगला गए हैं? पानी पियेंगे थोड़ा? क्या बन सकता है? सीएम बन सकता है, पॉलिटिशियन बन सकता है। अच्छा, ये भगवान, ऐसा नहीं, नाम नहीं लेंगे, देखो भाई, ऐसा नाम नहीं लेंगे। पॉलिटिशियन उनका अपना कर्म है, देखो एंटरटेनमेंट करना। तो मतलब सबके अपने अपने काम है, हम क्यों किसी के काम में टांग अटकाएं, है कि नहीं भाई? चलिए, ये बोर्ड पे लिखा रहेगा सब कुछ, लास्ट है ना, कुछ भी मिटाऊंगा नहीं। और कल की तरह मैंने बोला था ना कि हो सके तो बोर्ड भी उखाड़ के घर ले जाना। तो पहले इसे सुन लेंगे, स्टॉप राइटिंग, सामने देखेंगे एक एक बात को। देखिए हम रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ते पढ़ते सामने देखेंगे, स्टॉप राइटिंग। गूंगे बेरे बच्चे इशारों से समझे, लिखना बंद कर दे। तो हम रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ते पढ़ते लंग्स के गलती से अंदर चले गए थे, तो हमने लंग्स को अंदर से भी पढ़ लिया था, तो क्यों ना इसे बाहर से पढ़े। चलिए लंग्स को बाहर से पढ़ते हैं। लंग्स एक लार्ज ऑर्गन है, और लार्ज ऑर्गन को पढ़ने का तरीका क्या है? सबसे पहले उसकी लोकेशन। मैंने कहा था बॉडी कैविटी को हमने दो पार्ट में बांटा, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, और किसने बांटा? डायफ्राम नाम के स्ट्रक्चर ने। लंग्स हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर पड़े हैं, दो लंग्स हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग। लंग्स से भी इंपॉर्टेंट इनके बीच की खाली जगह है, इस खाली जगह को बोलते हैं मीडियास्टाइनम, या फिर मीडियास्टाइनल कैविटी, या फिर मीडियास्टाइनल स्पेस। इस स्पेस इतनी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 16 नंबर का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इस स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पड़े हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, तुम्हें संगाड़े जैसा हर्ट दिख रहा है, ये यहाँ पर पड़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट हर्ट पड़ा है। और हर्ट सीधा नहीं पड़ा, लेफ्ट साइड को, फोटो नहीं दिख रही, हार्ट जो है सीधा नहीं पड़ा, लेफ्ट साइड को टिल्टेड है। अरे यस और नो? टिल्ट होने के कारण क्या हमारा हार्ट लेफ्ट लंग में धस जाएगा और लेफ्ट लंग में गड्ढा कर देगा। गड्ढे को बोलते हैं नोच। क्या बोलते हैं? नोच। लेकिन फिजियोलॉजी में नोच का नामकरण जिस अंग पे वो होती है उसकी वजह से नहीं होता। फिजियोलॉजी में नोच का नामकरण जिस अंग की वजह से वो होती है उसकी वजह से होता है। देखिए जैसे कार्डियक नोच कार्डिया पे नहीं है, हार्ट पे नहीं है, लेफ्ट लंग पे है, लेकिन कार्डिया की वजह से। अरे यस और नो? फिर तुम्हें एक चीज पता होगी, मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ का जो मीजोथीलियम है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, वो किसने चुरा लिया? लंग्स ने और हार्ट ने। लंग्स ने बना ली प्लूरा और हार्ट ने बना ली पेरिकार्डियम। चलिए देखते हैं, लंग्स मैंने बाहर निकाले, क्या तुम्हें इस पर प्लूरा दिख रही है? ये थोड़ी बकवास भरी बात है, इसे भी सुन लो कि इसमें दो फिशर हैं, दो सल्कस हैं, दो ग्रूव हैं राइट लंग में, हॉरिजॉन्टल फिशर, ऑब्लिक फिशर, यहाँ सिर्फ ऑब्लिक फिशर। तो यहाँ 3 लोब बन गई, एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर लोब, और यहाँ 2 लोब बन गई, एंटीरियर और पोस्टीरियर। और मैन में इधर 3 लोब, इधर 2 लोब, रैबिट में इधर 4 लोब, इधर 2 लोब। कोई नहीं पूछता ना, मैं तो ऐसे शगुन के तौर पे बताया। इंपॉर्टेंट बात सुनेंगे, लंग्स को कवर किया है किसने? प्लूरा ने। प्लूरा की 2 लेयर होंगी, ऑर्गन के पास वाली विस्ट्रल प्लूरा, ऑर्गन से दूर वाली पेराइटल प्लूरा। इन दो प्लूरा के बीच में देखिए कैविटी है, दिख रही है आपको कैविटी? इस
कैविटी का नाम क्या है? प्लूरल कैविटी। और इस कैविटी में एक फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड है, जिसे क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड। पहला प्रश्न, प्लूरल फ्लूइड किसने सीक्रेट किया? इन्हीं दो प्लूरा के सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ने इस प्लूरल फ्लूइड को सीक्रेट किया है। दूसरा क्वेश्चन, प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है? प्लूरल फ्लूइड के 3 काम है। पहला काम है शॉक एब्जॉर्बर। क्या? शॉक है। दूसरा काम है इन दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन को रोकना, क्योंकि जब लंग्स एक्सपांड करेंगे इंस्पायरेशन के समय, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक्सपायरेशन के समय, तो ये 2 लेयर के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो उसको रोकना। और तीसरा काम है फ्लूइड का इस लंग्स के सरफेस को मॉइस्चर प्रोवाइड करना। क्या? मॉइस्चर। पहला काम क्या है? पहला शॉक एब्जॉर्बर, दूसरा फ्रिक्शन रोकना, और तीसरा लंग्स के सरफेस को मॉइस्चर प्रोवाइड करना। यहां तक समझ आया? प्लूरल फ्लूइड। अब देखो, मैंने तुम्हें कहा कि प्लूरल फ्लूइड प्लूरा बनाती है। क्या बनाती है? प्लूरा। इसी तरह से पेरिकार्डियल फ्लूइड कौन बनाएगा? पेरिकार्डियम बनाएगी, हार्ट के आजू बाजू वाली लेयर। इसी तरह से साइनोवियल फ्लूइड कौन बनाएगा? जॉइंट्स में साइनोवियल मेम्ब्रेन बनाएगी। अरे दोनों सर आप ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये फ्लूइड्स बनाने वाली मेम्ब्रेन अगर इरिटेट हो जाए किसी भी कारण से, इनकी इन्फेक्शन हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, आइटिस हो गया, इनका किसी भी तरह से अगर ये इन्फ्लेम्ड हो गई, इरिटेट हो गई, तो इस फ्लूइड का निर्माण बढ़ा देती है। याद करो, तुमने रूमेटॉइड अर्थराइटिस पढ़ा था डिजीज चैप्टर में, ऑटो इम्यून डिजीज। उसमें आईजीएम बना था, रूमेटॉइड फैक्टर, तो उसने साइनोवियल मेम्ब्रेन पे अटैक किया था। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन ने शुरू में फ्लूइड का निर्माण बढ़ा दिया था, और पेन चालू हो गया था जॉइंट्स में, क्योंकि एक्सेस फ्लूइड था। तो शुरू का जो पेन था रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, वो किसकी वजह से था? एक्सेस फ्लूइड की वजह से। बाद का जो पेन था वो पेनस ग्रैन्युल की वजह से था, फ्रिक्शन की वजह से। याद आया है रूमेटॉइड अर्थराइटिस? तो सर आपने यहाँ क्यों बता रहे हो? क्योंकि अगर इस प्लूरा का इरिटेशन हो गया, मान लो इन्फ्लेमेशन होगी, प्लूराइटिस हो गया, तो फ्लूइड का निर्माण बढ़ जाएगा, और फ्लूइड का निर्माण बढ़ गया उसे कहते हैं प्लूरेसी, या फिर कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। क्या? प्लूरेसी या फिर प्लूरल इफ्यूजन। फ्लूइड का निर्माण बढ़ जाना अच्छी बात, बुरी बात? बुरी बात है। क्यों? क्योंकि अब सांस, ये फ्लूइड बढ़ा हुआ फ्लूइड प्रेशर लगाएगा और सांस लेने में दिक्कत आएगी। सांस को, ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं? अपनिया। शुरू में बताया था एपनिया शब्द, एक ब्रीदिंग के लिए अपनिया शब्द, और डिफिकल्टी के लिए डिस, तो डिस्निया हो जाएगा। प्लूराइटिस से प्लूरेसी, प्लूरेसी से डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाएगा। आपने एक शब्द सुना होगा डिस्मिनोरिया। क्या? पेनफुल पीरियड्स। लड़कियों के अंदर पेनफुल पीरियड्स को डिस्मिनोरिया बोलते हैं। तो डिस शब्द का मतलब होता है पेनफुल या फिर डिफिकल्ट। अरे यस और नो? यहां तक समझ आया? अब सुनो, ये तो सब इधर उधर की बातें थी। अब तो हवा अंदर आएगी, इंस्पायरेशन होगा। लंग्स जब सिकुड़ेंगे तो हवा बाहर जाएगी, एक्सपायरेशन होगा। और इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन वाइटल एक्टिविटी है कि नहीं है? ब्रीदिंग वाइटल एक्टिविटी है कि नहीं है? वाइटल मतलब जीवन के लिए जरूरी है कि नहीं है? तो इसलिए लंग्स का फैलना, सिकुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। अरे यस और नो? वाइटल फंक्शन है ये। लेकिन लंग्स जब फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, तो उस समय लंग्स हिल डुल रहे हैं, और जूलॉजी में किसी भी चीज को हिलाने डुलाने के लिए क्या चाहिए? मसल। तो ईश्वर ने लंग्स में भर भर के क्या दी होंगी? भर भर के क्या दी होंगी? नो सर, ईश्वर से सबसे बड़ी गलती क्या हुई? ईश्वर लंग्स में मसल देना भूल गए। नारायण नारायण। अब नारद आए, नारद ने कहा हे ईश्वर, लंग्स वाइटल ऑर्गन, हिलना डुलना बहुत जरूरी था इनका, और हिलाने डुलाने के लिए फिजियोलॉजी में मसल चाहिए थी, और तुम मसल देना भूल गए। तुमने डोले शोले में भर भर के मसल लगाई दिखाने के लिए, जो कोई काम की नहीं है, और तुम काम की चीज में मसल लगाना भूल गए। तो ईश्वर ने क्या बोला? नारद चुप बैठ, जले पे नमक मत लगा, तू जले पे नमक मत लगा, मुझे पता मैं मसल देना भूल गया, तू सॉल्यूशन बता। बोले कोई सॉल्यूशन नहीं इसका प्रभु, कोई सॉल्यूशन नहीं। बोले याद रख, मैं सृष्टि का विधाता हूँ, कुछ बिगाड़ सकता हूँ तो बना भी सकता हूँ। अब ईश्वर आ गए घर आके सोचा डायलॉग तो मारा है लेकिन इसे हिलाऊंगा डुलाऊंगा कैसे? चलो बोलते पृथ्वी पे देखता हूँ। पृथ्वी पे नजर गई उनकी फिजिक्स के टीचर। बोले बड़ा काम का आदमी है ये तो। बोले आता है क्लास में लेट्स सपोज करके, और जाता जाता उस हाइपोथेसिस को प्रूव कर जाता है। कुछ भी कर सकता। बोले इनको बुलाते हैं, फिजिक्स की फैकल्टी को बुलाया, और वो दिक्कत बताई। दिक्कत क्या है? बोले देखो बायोलॉजी में किसी भी चीज को हिलाने डुलाने के बोले मसल चाहिए, और मैं लंग्स में मसल देना भूल गया। तो फिजिक्स वालों ने पहले क्या कहा? तो मत हिलाओ डुलाओ इसे। बोले ऐसा नहीं, ये तो जीवन है, इस पर जीवन आधारित इसका हिलाना डुलाना बहुत जरूरी है। तो बोले अच्छा, बिना मसल के इसे हिलाना डुलाना है। फिर टीचर ने क्या कहा? सपोज
ये लंग्स तुम्हारे कैविटी में है और वो कैविटी एयर टाइट है। क्या है? एयर टाइट है। ईश्वर ने बोला तो, बोले एयर टाइट मतलब उसमें वैक्यूम है। ईश्वर ने बोला तो क्या बोले? हो गई दिक्कत सॉल्व। अभी बोले गजब करते हो, एयर टाइट कैविटी से हिल जाएंगे? बोले हाँ, हमारे फिजिक्स में एक नियम है, अगर कोई भी चीज को हम एयर टाइट या फिर वैक्यूम कैविटी में रखते हैं तो जो हरकत हम उस कैविटी के साथ करेंगे वही हरकत बड़ी चीज के साथ हो जाएगी। अगर मैं हम कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो लंग्स का वॉल्यूम इंस्पायरेशन हो जाएगा, अगर हम कैविटी का वॉल्यूम कम करेंगे तो लंग्स का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा। गेटिंग और नॉट? इसी चीज को एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है? एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स in the thoracic cavity, anatomical setup of the lungs in the thoracic cavity is in such a way that any change in the volume of the thoracic cavity is reflected in intrapulmonary volume. और आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है? such arrangement is essential for breathing, क्योंकि और कोई भी तरीका नहीं था लंग्स को हिलाने डुलाने का। अरे यस और नो? लेकिन सर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कैसे बढ़ाओगे, इसको कम ज्यादा कैसे करोगे? अरे इसको तो मसल्स होंगी। अरे यस और नो? समझ आया कि नहीं आया? अब तुम्हारा वो क्वेश्चन भी हो जाएगा जो सदियों से आ रहा है, स्टैबिंग हो गया, स्टैब वुंड, किसने चक्कू मार दिया छाती पर, सही से मेडिकल केयर नहीं मिला, जल्दी से मेडिकल केयर नहीं मिला, वो व्यक्ति मर जाएगा। क्यों? वैक्यूम गया, एयर टाइट गया, तो उसकी डेथ होगी सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग से, स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग से उसकी डेथ हो जाएगी समय पर, अगर उसे उपचार नहीं मिला। कर लेंगे? अरे सुनो, क्या मैं कह दूं मेरे लंग्स सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन सेल्फ रिलैक्सेशन की पावर नहीं रखते हैं? क्योंकि मसल नहीं है, उसे थोरेसिक कैविटी की मसल्स हिलाएंगे डुलाएंगे। अरे यस और नो? क्या मेरे लंग्स सेंट्रली होलो हैं, बीच में से होलो हैं? नहीं है। एल्वेलाई होलो, तो एल्वेलाई तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। मेरे लंग्स स्पॉन्ज जैसे हैं, सॉलिड है, स्पॉन्जी है, और सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन सेल्फ रिलैक्सेशन की पावर नहीं है। ऐसे लंग्स को बोलते हैं सक्कन लंग्स। क्या बोलते हैं? जस्ट ऐसे नाम दिया गया है, सक्कन लंग्स। अरे यस और नो? समझ आया? तो अब वही मुहावरा सुना होगा ना तुमने, गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मतलब करने तो कुछ आए थे हम इस धरती पर, और कर रहे हैं कुछ। हम करने क्या आए थे? रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ने आए थे। हमने जरा सी मासूमियत दिखाई कि चलो लंग्स को बाहर से भी पढ़ लेते, और आफत गले पड़ गई। क्या? हमें पता लगा लंग्स में मसल नहीं है और इसको हिलाने डुलाने के लिए थोड़े से कैविटी पे आधारित है। अब तो हमें अब थोड़े से कैविटी भी पढ़नी पड़े। अरे सुनो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, थोरेसिक कैविटी के पास मसल्स हैं कि उसकी चार दीवारी के पास मसल्स हैं? थोरेसिक कैविटी की चार दीवारी को बोलते हैं थोरेसिक केज, या फिर बोलते हैं रिब केज। अरे यस और नो? नो नो, थोरेसिक कैविटी की चार दीवारी नहीं है, चार दीवारी नहीं है, 6 दीवारी है। आप देखो थोरेसिक कैविटी यहाँ है, उसकी आगे की दीवार वेंट्रल सरफेस, पीछे की दीवार डोर्सल सरफेस, 2 लेटरल वॉल और एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर। 6 दीवारी है इसकी। गेटिंग नोट? 4 नहीं 6 दीवारी है। समझ आया अंत तक? चलिए देखते हैं। सबसे आगे क्या है? वेंट्रल मिडलाइन में स्टर्नम पड़ी है, और डोर्सल मिडलाइन में कौन पड़ा है? पूरा बोलो। थोरेसिक वर्टिब्रा। वर्टिब्रा तो नीचे तक है, हिप रीजन तक है, तो थोरेसिक कैविटी नीचे तक है तुम्हारी? नहीं। कौन है पीछे मिडलाइन में? थोरेसिक वर्टिब्रा, T1 से T12। गेटिंग नोट? और दोनों को, इनको जोड़ कौन रहा है? रिब्स। रिब्स तो पीछे का सरफेस किसने बनाया? रिब्स और वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा ने। आगे का सरफेस वेंट्रल सरफेस किसने बनाया? स्टर्नम और रिब्स ने। लेटरल सरफेस किसने बनाया? रिब्स ने। और एंटीरियर सरफेस किसने बनाया? नेक और क्लेविकल ने। नेक और क्लेविकल। और पोस्टीरियर सरफेस किसने बनाया? डायफ्राम। लिखने की जरूरत नहीं है मुझे कौन सा सरफेस किसने बनाया, कर लेंगे। अरे यस और नो? सारे सरफेसेस हो गए। देखिए ये थोरेसिक वर्टिब्रा को स्टर्नम से जोड़ कौन रहा है? रिब्स है। ये बीच में क्या है? थोरेसिक कैविटी है। गेटिंग और नोट? अब देखो इस थोरेसिक कैविटी के 2 डायामीटर हैं, देख रहे हैं? 2 डायमीटर। कहते हैं जैसे ही डायमीटर बोर्ड पर लिखे जाते हैं तुरंत रेस्पिरेटरी सिस्टम बायोलॉजी से फिजिक्स में कन्वर्ट हो जाता है और तुम्हारे दुख के दिन चालू हो जाते हैं। इसके बाद का टॉपिक बहुत कंसेप्टिव है, अगर तुमने जरा सा भी मिस किया तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल टर्न हो जाता है, बिल्कुल। वो बोलते हैं जज्बात बदल गए, क्या वक्त बदल गया, बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा, इवन टॉपिक भी, सब्जेक्ट भी बदल जाएगा, बायोलॉजी से फिजिक्स हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनना। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में मजाक मस्ती वाला टॉपिक गया। गेटिंग और नॉट? ये 2 डायमीटर क्या है बताओ? इस डायमीटर का नाम मैंने डोर्सोवेंट्रल डायमीटर क्यों रखा? डोर्सल सरफेस को वेंट्रल सरफेस से। अरे यस और नो? डोर्सोवेंट्रल डायमीटर या फिर डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। इस डायमीटर को मैंने एपी डायमीटर क्यों बोला? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्यों बोला? क्योंकि एंटीरियर सरफेस से पोस्टीरियर सरफेस है, एंटीरियर पोस्टीरियर
डायमीटर या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अरे सर नो, मैं डीवी डायमीटर और एपी डायमीटर बोल सकता हूँ शॉर्टकट में, तुम नहीं बोल सकते। तुम्हें जब भी लिखना है तुम्हें पूरा लिखना और बोलना भी पूरा है। अरे सर नो, चलिए सर, लेकिन आप इतना क्या मतलब इन डायमीटर्स को इतना क्या भाव दे रहे हो, डीवी डायमीटर एपी डायमीटर? अरे ये डायमीटर ही तुम्हारी ब्रीदिंग करवाएंगे। कैसे? अगर ये डायमीटर बढ़ेंगे मतलब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, अंदर पड़े लंग्स का तो हवा अंदर आएगी, इंस्पायरेशन होगा। ये डायमीटर जब कम होंगे तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हुआ, लंग्स का वॉल्यूम कम हुआ तो एयर बाहर जाएगी, मतलब इंस्पायरेशन। तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन क्या था? हवा कैसे अंदर आती है, कैसे बाहर जाती है? हवा अंदर कब आएगी? जब ये डायमीटर बढ़ेंगे। हवा बाहर कब जाएगी? जब ये डायमीटर छोटा। तो सारा खेल इन डायमीटर्स का है। अब इन डायमीटर्स को कम ज्यादा करता कौन है? चलिए देखते हैं एपी डायमीटर को कौन करता है। एपी डायमीटर को करता है डायाफ्राम। कौन करता है? बताओ कैसे, बताओ कैसे? डायाफ्राम देखिए डोम शेप है। हाँ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो फ्लैट हो जाती है। कैसी हो जाती है? फ्लैट। तो कौन सा डायमीटर बढ़ गया? एपी डायमीटर बढ़ गया। समझे? तो डायाफ्राम जब रिलैक्स होती है तो डोम शेप होती है। चलिए पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसे। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो कैसी होती है? फ्लैट होती हैं और फ्लैट में एपी डायमीटर बढ़ गया। और जब ये रिलैक्स होती है तो वापस कैसी हो जाएगी? डोम शेप, तो एपी डायमीटर कम हो जाएगा। तो समझ आया? एपी डायमीटर के साथ छेड़छाड़ कौन कर रहा है? डायाफ्राम। डीवी डायमीटर के साथ छेड़छाड़ कौन रहा है? कौन कर रहा है? इंटरकोस्टल मसल। क्या? कोस्टल शब्द यूज होता था रिब्स के लिए। याद करो एनिमल टिश्यू में कोस्टल कार्टिलेज पढ़ा था तुमने, जो रिब्स को सरनम से जोड़ रहे थे, हाइलिन कार्टिलेज के बने थे कोस्टल कार्टिलेज। उनका नाम कोस्टल कार्टिलेज क्यों पड़ा था? दे आर रिलेटेड टू रिब। कोस्टा मतलब रिब। बताओ इंटरकोस्टल मसल कहाँ है? कहाँ है? लोकेशन क्या है इसकी? इंटर मतलब बीच में, रिब्स के बीच में। तो क्या तुम्हें रिब्स के बीच में छोटी छोटी इंटरकोस्टल मसल दिख रही है? इंटरकोस्टल मसल दो तरह की है, EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और IICM इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत टफ पार्ट है, हवा में बढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना। इस रिब केज को, थोरेसिक केज को मैं हवा में बना रहा हूँ। मेरी हथेलियां हैं स्टर्नम, मेरी बॉडी है थोरेसिक वर्टिब्रा। अरे सुनो, और ये क्या है? रिब्स। समझ आया? क्या ये थोरेसिक केज बन के तैयार हो गया? ये स्टर्नम, रिब्स और मैं थोरेसिक वर्टिब्रा। अरे सुनो, समझ आ रहा है? ये कौन सा डायमीटर है? ये डोर्सो वेंट्रल डायमीटर। अरे सुनो, नॉर्मली हमारा रिब केज बकेट के हैंडल की तरह से गिरा पड़ा होता है, गिरा पड़ा है नॉर्मली रिलैक्स करनी। तो डीवी डायमीटर कम है। अगर मैं इस बकेट के हैंडल को उठा दूं, रिब केज को उठा दूं, थोरेसिक केज को उठा दूं, तो क्या डीवी डायमीटर बढ़ गया? वापस कम हो गया? बढ़ गया। मतलब रिब केज को अगर उठा दूं तो डीवी डायमीटर बढ़ गया, गिरा दूं तो कम हो गया। लेकिन सर रिब केज को ऊपर नीचे कर कौन रहा है? रिब्स। और रिब्स को हिलाती दिलाती कौन है? इंटरकोस्टल मसल। तो बताओ ध्यान से सोच के, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का नाम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्यों पड़ा? क्योंकि ये रिब केज को एक्सटर्नल लेके जाएगी। और इंटरनल इंटरकोस्टल का नाम इंटरनल इंटरकोस्टल क्यों पड़ा? क्योंकि रिब केज को इंटरनल लेके आएगी। मतलब ये डीवी डायमीटर को, ये डीवी डायमीटर को, मतलब जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो रिब केज कहां जा रहा है? बताओ ना, रिब केज कहां जा रहा है? आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, है कि नहीं भाई? और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो रिब केज कहां जा रहा है? हाँ, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, है कि नहीं? तो इससे डीवी डायमीटर बढ़ जाएगा और इससे डीवी डायमीटर। अरे यस और नो? अरे यस और नो? नो 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 नो। दोनों में बात ध्यान से सुनना। डायाफ्राम एक ही मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हुई एपी डायमीटर बढ़ गया, फ्लैट हो गई थी, और यही जब रिलैक्स हुई तो ग्रेविटी से वापस डोम शेप करवा दिया ग्रेविटी ने। अरे सर नो, ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई है अपनी। तो इसी ने रिलैक्स होके एपी डायमीटर कम कर दिया। किसी दूसरी मसल का सहारा लेना नहीं पड़ा, उसी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होके एपी डायमीटर बढ़ाया, उसी ने रिलैक्स होके एपी डायमीटर कम किया। अब तुम्हें समझा मैं क्या बोलने वाला हूं यहाँ पर? EICM कॉन्ट्रैक्ट होके रिब केज को ऊपर ले गई, डीवी डायमीटर बढ़ गया। अरे यही मसल रिलैक्स हो गई जब, तो ग्रेविटी अपने आप रिब केज को नीचे ले जाएगी, अपने आप डीवी डायमीटर कम हो जाएगा ग्रेविटी के कारण, है कि नहीं? यही मसल जब रिलैक्स होगी तो रिब केज अपने आप नीचे आ जाएगा, डाउनवर्ड इनवर्ड आ जाएगा और डीवी डायमीटर कम हो जाएगा। तो सर फिर ये मसल क्या कर रही है?
ये तब काम आएगी जब रिबकेज को जोर से नीचे लेके आना है, जल्दी से नीचे लेके आना है, क्योंकि यहाँ तो ईआईसीएम रिलैक्स होगी तो ग्रेविटी रिबकेज को नीचे लेके आएगी धीरे धीरे। जोर का कोई काम ही नहीं, ग्रेविटी तो धीरे धीरे नीचे लेके आएगी। तो जल्दी किसको है? नॉर्मल ब्रीथिंग में जल्दी किसको है? नॉर्मल धीरे वॉल्यूम कम हो, धीरे धीरे हवा बाहर जाए। अरे ऐसा नो, जल्दी है बाबा रामदेव को। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में तुम चाहते हो रिबकेज जल्दी से नीचे जाए और जल्दी से वॉल्यूम कम हो, जल्दी से हवा बाहर जाए। चलो, इस मसल को कहते हैं जल्दी से रिबकेज नीचे ले आओ। ईआईसीएम रिलैक्स हो रही है, मैंने इसको कहा जल्दी से रिबकेज नीचे लेके आओ। अरे जल्दी करो, ग्रेविटी है। रिलैक्सेशन इज पैसिव प्रोसेस, किसी की सुनेगा, समझा? तो इस मसल का काम कब है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन के समय। अरे यस सर, समझा? फोर्सफुल एक्टिविटीज आर वॉलंटरी, ऑल फोर्सफुल एक्टिविटीज आर वॉलंटरी, और वॉलंटरी एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय मैं सेरिब्रम, सॉरी। अरे यस और नो, ये क्वेश्चन आया था, आईआईसीएम इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। तुम भूल जाओ, आईआईसीएम तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। आईआईसीएम कोई तुमसे पूछे रेस्पिरेटरी मसल्स आर, नॉर्मल ब्रीथिंग कौन सी मसल करवाती है? डायाफ्राम, ईआईसीएम, डायाफ्राम, ईआईसीएम, डायाफ्राम। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो दोनों डायमीटर बढ़ेंगे, इंस्पायरेशन हो गया। ये दोनों रिलैक्स होंगी तो दोनों डायमीटर कम होंगे, एक्सपायरेशन हो गया। डायाफ्राम, ईआईसीएम, डायाफ्राम, ईआईसीएम, डायाफ्राम, ईआईसीएम, डायाफ्राम, ईआईसीएम। कौन सा जाएगा? बोथ। क्या जाएगा? बोथ। रेस्पिरेटरी मसल्स आर बोथ ऑप्शन में नहीं है, बोथ ऑप्शन में नहीं है, दोनों में से एक चूज करो। डायाफ्राम, क्योंकि बचपन से पढ़ते आए हो, चीफ मसल फॉर रेस्पिरेशन इज डायाफ्राम। और आईआईसीएम को भूल जाओ, इसका रोल कब आएगा? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। और नॉर्मल ब्रीथिंग को कंट्रोल कौन करता है? मेड्यूला। अरे यस और नो, और फोर्सफुल को कौन कंट्रोल करेगा? कर लेंगे, भूल जाओ, बस याद रखना डायफ्राम एंड ईआईसीएम, नोट करेंगे इसे, बाकी गल पड़ी। अरे समझ आया कंसेप्ट? तो समझ आया। जिसको नहीं समझ आया वो सब भूल जाओ, बस एक बात याद रखना मेरी, कि नॉर्मल रेस्पिरेशन कौन करवाएगा? डायफ्राम, ईआईसीएम, डायफ्राम, ईआईसीएम, डायफ्राम, ईआईसीएम, डायफ्राम, ईआईसीएम। और अगर बोथ ऑप्शन में नहीं है तो गेटिंग और नॉट। ऑनलाइन क्लास के बच्चों में जूम कर रहा हूँ इसे, पहले इस वाले पार्ट को जल्दी से तुम्हें जो भी करना है कर लो, ठीक है? ऑनलाइन क्लास के बच्चे आप फोटो खींच सकते हैं, जल्दी से इसकी फोटो खींच लो। हो गया? हाँ, ऑफलाइन क्लास में फोटो नहीं ले सकते, ऑनलाइन में। सर क्लास में फोटो, हाँ ऑफलाइन में नहीं ले सकते, ऑनलाइन में ले सकते हो, क्योंकि आपको तो वैसे भी फोटो ही आ रही नहीं, यहाँ पे कौन सा एक्चुअल दिख रहा है तो फोटो की फोटो लेना कौन सा पाप है? ले सकते हो तुम, है कि नहीं? हाँ, तुम्हारे लिए पाप है भाई। उनको भी तो लगना चाहिए ना, ऑनलाइन वाले बच्चों को, क्योंकि हमारे पास भी कुछ फायदे हैं, है कि नहीं? है कि नहीं भाई? कैसे भ्रष्ट बच्चे हैं। चलिए, हो गया ये? इनको पूछ रहा हूं मैं, तुम्हें नहीं। तुम्हें तो हाथों से लिखना है, मुझे पता है बहुत समय लगेगा तुम्हें। आधा घंटा? अब तुम्हें पता लगा, फिजियोलॉजी पढ़ना बहुत टफ है, करना बहुत आसान है। सांस लो, आप देखो 2 सेकंड में खत्म, पता देख रहे हैं आप? देखो डाइजेशन है, ब्रेकफास्ट किया, लंच टाइम में सब निकल गया और आप देखिए पढ़ना कितना टफ है। हाँ, और सिस्टम में भी ऐसा ही है सारी चीजें फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल में बहुत कम समय में हो जाती हैं, लेकिन थ्योरी में बहुत समय लगता है कि नहीं भाई? देखिए, चलो लगाते तो उनकी आवाज थोड़ा आती है, लिखते हैं वो वहां पे, रोज का काम रोज, रोज का काम रोज।
इम्प्रेशन पड़ेगा, नालायक। इम्प्रेशन पड़ेगा। फिजियोलॉजी में इम्प्रेशन से मतलब नहीं होता, रिजल्ट से मतलब होता है, रिजल्ट से। इम्प्रेशन डाल के कुछ नहीं होता। मेरे को रिजल्ट मिले, वाह बेटा वाह। देखो बच्चे नारा लगा रहे, 3 बार नहीं, बच्चों ने 6-6 7-7 बार लिख रहे हैं बच्चे। अच्छा कॉपी पेस्ट। चलिए नारा लगाएंगे बहुत ही बुलंद आवाज में, क्या आप तैयार हैं? मुझे उम्मीद है आप लिख ही लेंगे इसी ब्रेक में, है कि नहीं? देखो देखो, मुझे पता है ऐसा ऐसा क्यों कर रहा है, तो फोटो खींचेगा। सब नालायक की मुझे पता है। हाँ क्या, मुझे ऐसी उम्मीद होती है कि तू बोलेगा आगे से, नहीं सर नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम अच्छे बच्चे हैं, लेकिन तू बोल ही नहीं रहा है ना। चलिए, रोज का काम, रोज का काम, रोज का काम। थैंक यू।